हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। और इस टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड और बाय इंटीग्रेशन मेथड। उसके अंदर अपन ने किया था तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी डेरिवेशन करी थी बाय कैलकुलस मेथड। आई होप आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ तक सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या जिसको बोला जाता है फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट का नाम भी दिया जाता है। ये टॉपिक यहाँ पर थ्योरेटिकली पोर्शन इतना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नीट, जेईई मेन और एडवांस के अंदर इससे रिलेटेड, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलता है वहाँ पर। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। ना कोई चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं अब तक के, जैसे प्रीवियस चैप्टर के और इस चैप्टर के, तो सभी के लिंक मैंने वहाँ पर शेयर किए हैं आपके साथ। तो आप वहाँ जाके कोई भी अपना लेक्चर जो आपको देखना है वो आप देख सकते हो। और सेकेंड थिंग, इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे ही ये लेक्चर ओवर होता है तो वो न्यूमेरिकल्स शो होंगे, आप वो न्यूमेरिकल्स देखना, प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम आए तो शेयर करना। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या चीज़। तो मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपन की हैं। फर्स्ट कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पर? s इज इक्वल टू, हाँ जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन अपने पास कौन सी थी? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। किस केस के अंदर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ कि जो मोशन आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी कांस्टेंट उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो किस वजह से प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन? वो ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से। क्योंकि अर्थ हर क्या करती है? हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने कराया था। इसके ऊपर ही आपको एक न्यूटन का लॉ था जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या कहता था कि दो बॉडी के बीच में अगर दो बॉडी मास कंटेन है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वेयर। ये ऑलरेडी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया था इस लॉ को भी। ठीक है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में समझाया था अपने को गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले इस मोशन के बारे में बताया था। और गैलीलियो की ही आगे जो रिसर्च थी उसको आगे लेके गए थे न्यूटन। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि एक जब गैलीलियो का क्या हुआ था, डेथ हुई थी, उसके नेट 1 साल बाद न्यूटन का बर्थ हुआ था। ये बातें कई बच्चों के साथ मैंने शेयर की हुई हैं। तो कहते हैं कि न्यूटन ने ही आगे एक्सप्लेन किया गैलीलियो की रिसर्च को। ठीक है, और उसी ने आगे बताया, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो गैलीलियो ने क्या बताया था? गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ थ्रो करता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे की तरफ छोड़ रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अपने आप ही जा रहा है, तो ये किसकी वजह से जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। और इस बॉडी के अंदर मुझे वेलोसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? ये ग्रेविटी की वजह से हो रही है, जिसको उसने नाम दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल g के साथ। और इसकी वैल्यू उन्होंने बताई, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। या फिर आप थोड़ा राउंड ऑफ करके न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए आप इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भी ले लेते हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी
दिया होता है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ पर आपने जी की वैल्यू को 10 लेना है, अदरवाइज आपने जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके ही न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटी की बात जब चल पड़ी, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो ग्रेविटी के बाद फिर अपने पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बन गई ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो कौन सी इक्वेशन बन गई? सिर्फ अपन ने यहाँ पर क्या करना है, ये जो ए था ये लीनियर एक्सेलरेशन था, अब सिर्फ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा। तो अब अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गई? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई अपने पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g's। सिर्फ रिप्लेस कर देना है a को g के साथ। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट बन जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, और इन्हीं के ऊपर क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ होता है मैं बता दूँ आपको फिर से कि v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। v इज अ फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। s हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और फोर्थ t होता है टाइम। t इज द टाइम। और g क्या चीज़ है यहाँ पर? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो इन तीन चीज़ों के अंदर इन 5 कॉन्सेप्ट्स के अंदर अपने पास यहाँ पर v की वैल्यू चेंज होती है, u की वैल्यू चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती है। चेंज होने का मीन क्या है? ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और ये फोर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चारों क्या वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या होती है? डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज तो होता ही होता है कंटिन्यूसली उनका। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे अपन? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। साइन कन्वेंशन किसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है, तो यहाँ तक राइट कर लीजिए, फिर आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। हाँ जी, साइन कन्वेंशन के अंदर देखो बेटे, कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना और उससे बाहर मत जाना। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने टिक नहीं पाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के ऊपर आप बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, किसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है, किसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो सब नंबर 1 देखो, अपने पास अभी मैंने बताया 5 चीज़ें हैं। इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की बात ही कर रहे हैं अपन। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, और थर्ड थिंग है यहाँ पर एक्सेलरेशन, जिनकी वैल्यू अपने को डाउटफुल रहती है कि वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो रहता है टाइम रहता है। टाइम तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले अगर मैं ये पॉइंट मान लूँ, सपोज ये बिल्डिंग का टॉप है, नीचे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के टॉप है। इस टॉप से अगर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करेगा, कोई ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, तो ऊपर की तरफ साइन कन्वेंशन के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आप हमेशा क्या लेते हो? नेगेटिव लेते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो करने का मतलब क्या होगा? अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करूँ तो उसकी वेलोसिटी में हमेशा क्या करूँगा? पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। एक बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूँ और मैं इस स्टोन को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, तो इस केस में मैं ऊपर की तरफ जाने वाली जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। और अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ और ऐसे नीचे की तरफ थ्रो कर देता हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर नीचे की तरफ थ्रो करने का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, वेलोसिटी को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो साथ साथ पॉइंट बना के लिखते जाना। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट थ्रोज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, लिख रहा हूँ यहाँ पर, इफ
द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन वर्टिकली upward direction, then velocity of object taken as पॉजिटिव। तब क्या लेनी है आपको? पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। नंबर 2, इफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज नेगेटिव। तब आपको क्या लेनी है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव। नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। अच्छा, अब एक चीज, वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है? क्योंकि वेलोसिटी बनी डिस्प्लेसमेंट से। जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को भी क्या लेना है आपने? पॉजिटिव। समझ गए इस बात को? और नीचे की तरफ जब आप किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को भी आपने क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। इनको नंबर 3 और नंबर 4 बना देना अपने पॉइंट्स के अंदर। इफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पर कंसिडर बस चेंज कर देना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जब नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब रहेगी थर्ड थिंग, कौन सी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कौन सी है ये? एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, ऊपर की तरफ थ्रो किया इस ऑब्जेक्ट को सपोज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लगी? नीचे की तरफ लगी, ठीक है। नीचे की तरफ मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा, सपोज इसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे की तरफ थ्रो किया, अब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ ही अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन अब भी प्रोड्यूस हुई नीचे की तरफ ही, ठीक है। तो इस केस के अंदर नीचे की तरफ वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। नीचे की तरफ वैल्यू क्या लेते हैं? हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू को हमेशा आपने माइनस लेके, नेगेटिव लेके चलना है। जी की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। तो नंबर कौन सा बन गया अपने पास? 5, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इसको पॉइंट बना लेना। द वैल्यू ऑफ जी is always taken as negative, always taken as negative, ठीक है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन आप राइट कर लो। इसके बाद लेके आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है, राइट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 85 मीटर हाई रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। कहता है एक टॉप है, टावर है, उसके टॉप से, जिसकी टावर की हाइट कितनी है? 85 मीटर है। इसके टॉप से एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो किया, ठीक है। एंड रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। उसके बाद वो क्या करता है? ऐसे ऊपर जाता है और नीचे ग्राउंड पे आके कितना टाइम लग जाता है इसको? 5 सेकेंड के अंदर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी हुई? ग्राउंड से लेके ग्रेटेस्ट हाइट कितनी हुई? तो देखो यहाँ तक की हाइट तो अपने को पता है, अपने को सिर्फ क्या हाइट निकालनी है? ये वाली हाइट निकालनी है। तो ग्रेटेस्ट हाइट मतलब फिर आप क्या कर देंगे? 85 के अंदर इस हाइट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो अपना क्या आ जाएगा? टोटल आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो एक थिंग यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेना और अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अंदर आप लिख देना। जैसे तो यहाँ पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, ऐसे थ्रो करेंगे, तो ये यहाँ जाके रुक गया। यहाँ जाके रुकने का मतलब क्या हुआ? जैसे थ्रो करोगे तो आप वेलोसिटी दोगे, आप ऑब्जेक्ट को आप वेलोसिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो मैं इसको वेलोसिटी कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये यहाँ पर ऊपर गया, इस हाइट पे जाके ये रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ?
कि इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा जीरो होगी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ जाके रुकेगा और फिर ये नीचे गिरना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर गया रुका और फिर इसने नीचे आना शुरू किया। ठीक है, आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपको किसी चीज़ को नीचे थ्रो करना है तो आपको वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही वो ग्रेविटी की वजह से क्या जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ तो मैंने इसको कोई ऐसे पुश नहीं किया, कोई वेलोसिटी नहीं दी इसको, सिर्फ क्या किया, ऐसे छोड़ दिया। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको कितनी दी, जीरो, मैंने कोई वेलोसिटी इसको दी नहीं। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमेशा होती है। इसको अपने पॉइंट के अंदर कंसीडर कर लेना, नोट्स के अंदर लिख लेना। ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, नीचे की तरफ थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो अब अपन ने कैसे थ्रो किया स्टोन को ऊपर की तरफ, तो फर्स्ट केस के लिए अपने को फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव, और स्पेशली बोल दिया जी की वैल्यू को कितना लेना है, इस क्वेश्चन में 10 लेना है, तो जी की वैल्यू को आप कितना लोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब अपने को ये हाइट निकालनी है एस, ये वाली हाइट, सॉरी सिर्फ ये वाली। ठीक है, फिर टोटल कर देना है। अब इस हाइट को निकालने के लिए अपने पास एस की दो इक्वेशन है। ठीक है, एस की दो इक्वेशन कौन सी, अगर मैं फर्स्ट ये इक्वेशन लगाऊँ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो मुझे क्या चाहिए, वैल्यू यू की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, तो वहाँ भी मुझे यू की वैल्यू चाहिए। तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यू की वैल्यू मैं कितनी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया वो निकालता हूँ। अच्छा, अब ओवरऑल यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, यहाँ से स्टोन को थ्रो किया और वो ग्राउंड पे आ गया 5 सेकंड के अंदर, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो एस क्या चीज़ होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया और वो नीचे ग्राउंड तक पहुँच गया, यहाँ से थ्रो किया और वो ग्राउंड पे पहुँच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, एक चीज़ को मैं यहाँ से चलते हैं अपन, सपोज इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, ए से कोई ऑब्जेक्ट चला, सॉरी बी से कोई ऑब्जेक्ट चला, सी पे गया और सी से जब वो वापस आया तो बी पे ना रुक के कहाँ चला गया, वो डी पे चला गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बी से लेके डी वाला। तो बी से लेके डी वाला तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास गिवन ही है, कितना है 85। लेकिन यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट को -85 मीटर लेंगे। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -85। फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो इन दी डायरेक्शन, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है हाँ जी, अब बात करते हैं यहाँ पर अपने को निकालना है u, तो g की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। अच्छा, u निकालने के लिए अब अपने पास कौन सी इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो, इसी इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू कितनी आ गई s की, -85 इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 है। ठीक है, प्लस हाफ जी की वैल्यू है 10। ठीक है, -10 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया, तो -85 इज इक्वल टू 5u और -125,
तो 125 इस तरफ आएगा तो प्लस का -85 प्लस 125 इज इक्वल टू 5u, ठीक है। और ये रह गया अपने पास कितना 40 इज इक्वल टू 5u, देन u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर नहीं 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऊपर की तरफ थ्रो करने वाली वेलोसिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आई है, अपने आप ही आ गई पॉजिटिव। कितनी आई u, तो यहाँ पर अपने को u की वैल्यू मिल गई, u कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v की तो खैर अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करोगे फिर आप v की वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब s की वैल्यू कितनी है निकालनी है अपने को, u की वैल्यू कितनी है 8, t कितना है, t अपने को पता ही नहीं है यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है ना अपने को। तो ऐसे करते हैं, अपने को टाइम भी निकालना पड़ेगा और टाइम अपने पास इस थर्ड पार्ट के अंदर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर ये टाइम भी निकल जाएगा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अगर चाहें तो अपन टाइम भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, चलो टाइम भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक राइट कर लीजिए, u की वैल्यू को मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम भी निकाल देते हैं, फिर एक इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे सारा कुछ। कर दूँ रेज, टाइम भी कैसे निकालेंगे अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के, क्योंकि u की वैल्यू अपने को पता चल गई 8 है, v की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू -10 है, तो t निकालना है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस जी टी, ठीक है। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू है 8, ठीक है, प्लस g मतलब -10 हो गया, इंटू t अपने को निकालना है। तो ये -10 इस तरफ आएगा +10, 10t इज इक्वल टू 8, देन t इज इक्वल टू 8/10 मतलब 0.8 सेकेंड। इस थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया अपने पास। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब इसी सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, अपने को फाइनली ऐसे निकालना था। अब अपने u की वैल्यू भी निकाल ली, t की वैल्यू भी निकाल ली, सारा कुछ पता चल गया अपने को, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 8 है, टाइम कितना है 0.8 सेकेंड, 0.8 को मैं 8/10 लिख सकता हूँ, हाँ जी, प्लस हाफ g की वैल्यू को -10, t स्क्वेयर मतलब t कितना हो गया यहाँ तक, हाँ जी, 0.8 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 8/10 इंटू 8/10, ठीक है, हाँ जी। तो कैंसिल आउट होता है, ये क्या कैंसिल आउट 5, ठीक है। और इसको कैंसिल मत करो, थोड़ा ये 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको कर देते हैं 4 और इस 10 से ये 10 गया, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ये s इज इक्वल टू 64/10 माइनस 32/10, ये कितना रह गया यहाँ से 32/10, तो एलसीएम आ गया 10, 64 माइनस 32, ये आ गया 32/10, 32/10 मीन 3.2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 3.2 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3.2 मीटर, ठीक है, 3.2 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 85 प्लस 3.2, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जो है, या बोल दे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाइट कितनी आ गई 85 प्लस 3.2, तो ये आ गई 88.2 मीटर, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का अपना ये आंसर बन जाता है और थर्ड पार्ट भी अपन ने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। अब रह गया सेकंड पार्ट के ऊपर, राइट कर लो, फिर सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या चीज़ है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को कहता है कि द वेलोसिटी विद विच इट रीचेज द ग्राउंड, जैसे ये स्टोन ग्राउंड पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे आएगा, वो वेलोसिटी पे अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू करेगा, ऊपर से अब नीचे गिरना शुरू करेगा, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस केस के अंदर 0, ये सेकंड पार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से फिर इसने नीचे गिरना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो s की वैल्यू अपने पास है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अपने पास 88.2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और अपने पास क्या निकालना है, अपने को v निकालना है, ठीक है। g की वैल्यू अपने को पता ही है, -10 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप अब निकालनी है v की वैल्यू निकालनी है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हो,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूँ तो t इज इक्वल, थोड़ा और ईजी हो जाएगा अपने लिए। t की वैल्यू क्या है, यहाँ तक का 0.8 सेकेंड टाइम लगा उसे, टोटल टाइम लगा था कितना 5 सेकेंड, 0.8 यहाँ लग गया और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना लगा होगा उसको टाइम 4.2, टाइम कितना रह गया 4.2 सेकेंड। समझ गए इस बात को कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसे टाइम लगा 0.8 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने में फिर उसको टाइम कितना रह गया, टोटल 5 था तो कितना रह गया 4.2 सेकेंड रह गया। v की वैल्यू आप चाहे थर्ड इक्वेशन का यूज़ करो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन, दोनों से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर निकालनी है अपने को, u की वैल्यू है 0, g की वैल्यू आप लेंगे -10 और t की वैल्यू कितनी है 42/10, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू आ गया अपने पास -42 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई -42, माइनस क्या साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ आ रहा है। अभी आपने साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझाया था, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी को क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव, और अपना ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर and simultaneously another body is dropped from rest at a point 100 meter above the ground। कहता है एक को बॉडी है जो ग्राउंड से 150 मीटर की हाइट से ड्रॉप की जाती है ऊपर से, और एक बॉडी है जो ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट से सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी के साथ ड्रॉप की जाती है। समझ गए क्वेश्चन यहाँ तक। एक 150 मीटर की कोई बिल्डिंग है, वहाँ से एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया गया, एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसी टाइम उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ उसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। उतनी वेलोसिटी मतलब ऐसे थ्रो करूँगा तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही तो होगी सेम टाइम पे। अच्छा, व्हाट इज देयर डिफरेंस इन हाइट आफ्टर दे हैव फॉलन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। पहले देखो दोनों की बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस कितना है, ठीक है। डिफरेंस इन हाइट, अगर मैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो दोनों की हाइट में डिफरेंस इन हाइट कितना है, एक की 150 है और दूसरे की कितनी है 100 है, तो डिफरेंस 50 मीटर का है, ठीक है। अच्छा, अब एक बॉडी को यहाँ से मैंने थ्रो किया ऊपर से, पहले इसका फर्स्ट, ये सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग का केस लेते हैं। इन फर्स्ट केस, अच्छा यहाँ से ड्रॉप करूँगा मैं तो u की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। नीचे की तरफ g की वैल्यू को हमेशा कितना लेना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में बोल भी दिया कि g की वैल्यू को क्या लेना है अपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अच्छा, टाइम भी दे दिया अपने को कितना 2 सेकेंड, फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, टाइम कितना है 2 सेकेंड का है। अच्छा, अब 2 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, तो 0 को t के साथ मल्टी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है 10 है, और -10 तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया 20, तो s की वैल्यू कितनी आ गई -20 मीटर। -20 का मतलब क्या होगा कि वो नीचे की तरफ जा रही है। ये इस पॉइंट को समझ रहे हो, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। कितना नीचे की तरफ गई, तो 20 मीटर नीचे की तरफ गई। मतलब 2 सेकेंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना कवर कर लेता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर नीचे आ जाता है। मतलब ये वाला अब डिस्टेंस कितना रह गया 130 मीटर, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, 2 सेकेंड पे ही यहाँ का केस भी निकाल लेते हैं अपन। एक सेकेंड के लिए 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। u की वैल्यू उसके लिए भी क्या है 0 है, ठीक है। t की वैल्यू उसका भी 2 सेकेंड है, समझ गए। और g की वैल्यू उसके लिए भी क्या लेनी है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही तो है तीनों का, मिलता ही तो है तीनों का, तीनों चीज़ें दोनों की u, g और t दोनों का सेम है, जिसका मतलब इस केस में भी जो s की वैल्यू आएगी वो -20 मीटर ही आएगी। तो -20 होने का मतलब 2 सेकेंड में इसने भी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 20 मीटर।
तो अब ये वाला कितना रह गया, सारा 100 था उसमें 20, तो ये कितना रह गया 80। समझ में आया। अब आफ्टर 2 सेकेंड दोनों के हाइट में डिफरेंस कितना है, आफ्टर 2 सेकेंड ये 130 था और ये कितना आ गया 80। आफ्टर 2 सेकेंड भी दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, इन दोनों में 50 का, दोनों में डिफरेंस कितना है 50 का ही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। उसने क्वेश्चन में पूछा गया ना हाउ डज द डिफरेंस, इसके ऊपर भी आप बात करते हैं। तो व्हाट इज देयर डिफरेंस इन हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, कितना डिफरेंस होगा आफ्टर 2 सेकेंड। द डिफरेंस इज 50 मीटर का, फिर भी अब डिफरेंस कितना है 50 मीटर का। ऐसे ही थर्ड सेकंड पे निकालेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, यहाँ भी 3 पुट कर देंगे। तो दोनों के केस में जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सेम आएगी। तो इस केस में भी जब आप सोल्व करोगे तो क्या देखोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है अब भी 50 ही आएगा, अब भी कितना आएगा 50 ही आएगा। करके देख लेना इसको, ना हो तो बताना, कमेंट करना। ठीक है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम। तो टाइम के साथ डिफरेंस के अंदर क्या वेरी हो रहा है डिफरेंस, तो आप लिखेंगे नो। यहाँ पर डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस केस में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पहले भी 50 था, 2 सेकंड पे बाद भी 50 है, 3 सेकंड पे भी 50 है, और आगे किसी भी टाइम के ऊपर अपन निकाल लें तो डिफरेंस जो रहेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो हमेशा सेम रहेगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो राइट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी रेशियो 2:3। कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो किए गए और इनकी वेलोसिटी का जो रेशियो है, इनिशियल वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 2:3 है। मीन अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी अगर u2 है इनिशियल वेलोसिटी, तो u1 रेशो u2 अपने को कितना दिया हुआ है 2:3। और रेशो को आप क्या लिख सकते हो, u1/u2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2/3 दी हुई है। आगे देखो क्या कहता है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट। पहले क्वेश्चन यहीं तक सोल्व करते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, कि यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में उनका दोनों का रेशो क्या होगा। ठीक है, रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होगा। मीन अगर इसने हाइट कवर की है h1 और इसकी हाइट मान लो h2, तो अपने को क्या रेशो निकालना है, h1/h2 क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अपने पास क्या होता है v² - u² इज इक्वल टू क्या होता है 2gs, क्योंकि अपने को हाइट निकालने के लिए आप चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करो, चाहे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करो। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अपने को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, तो आप थर्ड वाली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2gs। अब अपने को पता होता है कि अगर उसने बोला हुआ है मैक्सिमम हाइट की अगर वो बात कर रहा है, तो अगर ये स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया, ये मैक्सिमम हाइट ये बन गई उसकी, तो यहाँ पर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस केस में v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 0 हो जाएगी। v0 - u क्या था अपना u1 था, इसका क्या था u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू को क्या लेना है हमेशा नेगेटिव, तो इसको क्या लोगे आप -2g, और s अपना क्या है, इसका अपने क्या बोला है इसको h1। ठीक है, अच्छा, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस दोनों तरफ क्या हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा चलो मैं स्टेप एक एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो ये बन गया -u1² इज इक्वल टू -2g h1। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो u1² इज इक्वल टू 2g h1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए भी यही इक्वेशन v² - u² इज इक्वल टू 2gs। ठीक है,
तो v इस सेकंड बिल्डिंग का भी से भी जो थ्रो किया गया है, स्टोन थ्रो किया गया, उसके लिए भी तो h v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। और u की वैल्यू उसके लिए अपन ने क्या बोली, u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh2, ये होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन गया, -u2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh2, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल आउट हो गया, तो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2, ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। डिवाइड इक्वेशन, क्योंकि अपने को निकालना था h1/h2, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो डिवाइड करो यहाँ पर u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh1 बाय 2gh2, 2gh1 बाय 2gh2, तो 2g से 2g क्या कैंसल आउट हो गया। और यहाँ पर अपने को वैल्यू निकालनी थी h1 बाय h2 की, और इधर u1 बाय u2 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दी हुई है, u1 बाय u2 की वैल्यू कितनी है, 2/3, और यहाँ पर अपने पास क्या स्क्वायर है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास फाइनली h1 बाय h2 ये रेशो कितना निकल गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो रेशो क्या निकल गया 4:9। ठीक है, तो हाइट का, इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होगा, 4:9 होगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर एक चीज़ और भी बतानी है, ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड। जब ये वापस ग्राउंड पे आ जाएंगे दोनों, तो अब उनके टाइम का रेशो क्या होगा। सपोज ये वापस जब नीचे आ रहा है तो टाइम ले रहा है ये t1, और इस केस में जब ये वापस आ रहा है तो टाइम ले रहा है, आप सपोज कर लेते हैं t2 टाइम ले रहा है वो। ठीक है, तो ये राइट के लिए मैं इरेज कर रहा हूं। नीचे आने का टाइम कितना मान लिया अपन ने, t2, और ऊपर जाने का टाइम मान लिया t1। तो अब देखते हैं, जब वो वापस यहां से गया यहां पर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, दोनों के केस के अंदर ही। अब अपने को यहां पर क्या निकालना है, t1 बाय t2 निकालना है अपने को। ठीक है, टाइम का रेशो निकालना है ना। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। ठीक है, तो निकालते हैं। फर्स्ट के लिए S1, मैं पहले फर्स्ट का केस ले रहा हूँ, इसका केस S1 के लिए, S1 डिस्प्लेसमेंट क्या फर्स्ट का 0 है, S1 इज इक्वल टू u क्या चीज़ है, u1 है, t1 है। ठीक है, g की वैल्यू फिक्स है, तो t को आप क्या बोलते हैं, t1 स्क्वेयर। तो S1 की वैल्यू 0, u1 इंटू t1। ठीक है, और g की वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये आ गया -g(t1 स्क्वायर बाय 2), इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ गया, यहाँ पर t1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, u1 माइनस g(t1 बाय 2) स्क्वायर था ना, तो एक t1 बाहर आ गया। अब ये t1 इस तरफ 0 के अपॉन में जाएगा तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो अपने पास ओनली क्या रहेगा, 0 इज इक्वल टू u1 माइनस g(t1 बाय 2)। अच्छा, g(t1) भी इस तरफ आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये g(t1 बाय 2) इज इक्वल टू u1, क्योंकि ये नेगेटिव था इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, t1 इज इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो मल्टी में 2u1 बाय g। ये अपने पास t1 की वैल्यू निकल गई, 2u1 बाय g। अब सेकेंड बिल्डिंग का केस लेते हैं। फॉर सेकेंड बिल्डिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी S2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये भी तो वापस आ गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। टाइम इसका क्या है, t2 अपन ने मान लिया, टाइम कितना है t2, मैं तो सेकेंड इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो S2 इज इक्वल टू u2 t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वेयर, हाफ g t2 स्क्वेयर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वाला बनेगा, t2 दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इधर जाएगा तो ये s की वैल्यू ये 0 थी, तो t2 भी 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अपने t1 को 0 किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं चलो कर देता हूँ, t2 कॉमन आ गया, क्या गया, u2 प्लस g t2 बाय, हाँ जी 2, और ये माइनस g लेंगे तो ये माइनस लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है,
ये T2 इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो अपने पास क्या आ गया GT2/2 इज इक्वल टू U2 रह जाएगा, क्योंकि मैं माइनस जैसे इसको इधर लेके आए थे इसको भी इस तरफ ले आए, तो T2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2U2/G। जैसे यहाँ पर क्या है 2U1/G और T2 इज इक्वल टू 2U2/G। आपने ये फॉर्मूला चाहे याद कर लेना, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है U/G ऊपर जब जाए तो टोटल टाइम निकालना है तो 2U/G ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना। टाइम कभी भी निकालना, ऊपर गया नीचे आया है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया फिर वो वापस यहाँ आए तो टाइम निकालो, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला 2U/G फाइनल, ये फाइनल फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है 2U/G। और पूछे सिर्फ कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया, आप बताओ उसको कितना टाइम लगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला T इज इक्वल टू U/G। ये शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट याद रखना, आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो T इज इक्वल टू U/G। नीचे कितना आया T इज इक्वल टू 2U/G। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अपने को यही कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कौन सा केस है, वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, उस केस के अंदर ये फॉर्मूला एलिजिबल है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, दोनों की वैल्यू पुट करें तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2U1/G अपॉन 2U2/G। ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2U1/G इंटू G/2U2, तो 2 से 2 G से G क्या रह गया ये U1/U2। तो अपने पास क्या आ गया ये राइट कर लो बेटे, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, T1/T2 की वैल्यू क्या आ गई U1/U2, और U1/U2 की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है कितनी 2/3, तो T1/T2 का रेशियो भी कितना आ गया 2/3 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए, न्यूमेरिकल दिए, तो प्लीज़ ट्राई करना, ना हो तो मेरे साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बेटे। तो थैंक यू सो मच।